कल क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। उसमें आपको 2 हमने SW भी दिया था, तो सबके हो गए हैं क्योंकि कमेंट में कोई ऐसा कुछ आया नहीं है, इसका मतलब सबको आ गया है। आप लोग लगा लीजिएगा, जो ना लगाए हो लगा लीजिएगा। अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अगर HCF 225/60 यदि HCF 225/60 बराबर 225 × 5 - 10x हो तो x की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन ध्यान समझिए। अगर 225 और 60 का जो HCF होगा, इसको लिखने का मतलब कल हमने आपको बताया था कि HCF 225/60 का मतलब हुआ कि 225 और 60 का जो HCF होगा, मासा होगा, वो किस रूप में है, 225 × 5 - 10x के बराबर है। तो x का मान क्या होगा। आप जानते हैं यहाँ पर दोनों संख्याएं दी हुई हैं और जब इन संख्याओं का हम मासा निकालेंगे तो कोई संख्या ही आएगी। और यहाँ पर जो हमारा x आ रहा है, यानी वो जो संख्या होगी वो इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो वहां से हम तुलना करके x की वैल्यू निकाल, संख्याओं का मासा निकालना तो हमें संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये जो 225 और 60 का जो मासा आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 225 × 5 - 10x के बराबर हो जाएगा। वहां से हम जब हल करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। यही काम इसमें करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, 225 और 60 का मासा निकालेंगे। तो 225 60 का जब मासा निकाल, कोई विधि आप लगा सकते हैं। 3 बार जाएगा, अब ये 1 बार गया, 15, 45। ये जो मासा आ गया हमारा कितना आ गया, ये आ गया 15। अब क्वेश्चन में अगर देखें तो कह रहा है कि HCF 225/60 बराबर किसके, 225 × 5 - 10x के। और हमने यहाँ से देख रहे हैं कि 225 और जो 60 का HCF आया कितना है, यहाँ पे हम रख देते हैं 15। ये हो जाएगा 225 × 5 - 10x। हमको x की वैल्यू निकालनी है, इधर कर लेते हैं। ये 10x इधर आएगा तो प्लस 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 × 5। और ये जो 15 है यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बस सब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 10x, ये हो गया 25, 5 × 10 = 12, 5 × 2 10 = 1125 माइनस 15। यहाँ से 10x बराबर हो जाएगा 1125, 15 घटाएंगे 1110। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1110/10, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 111। इस तरीके से क्या कहा था क्वेश्चन, HCF 225/60 बराबर 225 × 5 - 10x। ध्यान समझिएगा, बोर्ड में आया था क्वेश्चन इस तरीके से। क्वेश्चन यही क्वेश्चन नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन इस तरीके से था। तो करना कुछ नहीं, अगर यहाँ LCM दिया था तो इसका LCM निकाल के इसके बराबर कर देते। अगर यहाँ HCF दिया है तो HCF निकाल के बराबर कर देंगे। फिर जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको 55 करके सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से ये हमने इसका मासा निकाला, 15 आया, यहाँ पर रखा 15, यहाँ से इन डिजिट को बराबर किया, यहाँ से x को हमने एक तरफ कर लिया, बाकी सबको एक तरफ करके हल कर लिया। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 111। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में कह रहा है HCF 120 225 HCF 120 225 बराबर 15 है, बराबर 15। तो LCM 120 225 क्या होगा। कल हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था कि HCF 120 225 का HCF अगर 15 है तो 120 और 225 का LCM क्या होगा। हमने आपको बताया था 2 रास्ते यहाँ पर हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट इसका LCM निकाल सकते हैं, तब भी आपका आंसर राइट है। और अगर आप इसका यूज करके निकालना चाहते हैं तो हमने फार्मूला कल बताया था, मासा गुणे रासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। वहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। वो आकृति क्या है ये देखिए। ये देखिए यहाँ पर y है, 4 है, x है, 3 है और 7 है। कह रहा है इस आकृति में जो ये x और y है इनकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको आप छोटी कक्षा में पढ़े हैं, वो यहाँ ऐसे है, आप लोग वहाँ ऐसे पढ़ते थे। ये रहता था, इसको आप लोग ऐसे, यही है वृक्ष आरेख विधि। वृक्ष आरेख विधि केवल इसका ऐसे कर दिया बस सिंबल, और कुछ है नहीं है। तो आपको पता है कि जो इसकी नोक होती है, ये जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहाँ पर वही डिजिट आती है जो इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी 4 और 3 का जो गुणनफल होगा वही इसकी नोक पर लिखा जाएगा। बस वही कंसेप्ट है और इसमें कुछ है नहीं। अब जैसे यक्स देखना, हमको यक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये जो यक्स का मान होगा वो यक्स इसकी नोक पर है। तो किसकी नोक पर है, 3 और 7 के, यानी 3 और 7 का जो गुणनफल होगा वही इसकी नोक पर लिखा जाएगा। और उसकी नोक पर यक्स लिखा है, यानी यक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 गुणे 7 होगी। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7, यानी यक्स बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। तो यक्स बराबर 21 आ गया। अब हमको y की वैल्यू निकालनी, तो y देखिए किसके नोक पर है, 4 और यक्स के, यानी y की जो वैल्यू होगी वो 4 गुणे यक्स के बराबर होगी। तो y बराबर 4 गुणे यक्स की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 21, यानी y बराबर आ गया 84। ये इस तरह से ये आपको हमेशा केवल एक चीज़ याद रखना है कि जो इसकी नोक पर संख्या होगी वो क्या होगी, उसके दोनों किनारों के गुणनफल के बराबर होगी। यानी इसके दोनों किनारों पर जो संख्या होंगी उनका गुणा करने पर सदैव वही संख्या मिलेगी जो इसकी नोक पर होगी। यानी अगर यहाँ यक्स है तो इसका मतलब ये 3 गुणे 7 का गुणनफल होगा जो वही यक्स होगा। 3 से 21 हो गया। अब ये 21, ये 4, 21 84। इस तरह से यक्स और वाई की वैल्यू हमको मिल गई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। तो यम का मान क्या होगा, साथ ही साथ 18 और 117 का एलसीएम क्या होगा। तो आपसे कह रहा है 18 और 117 का जो एचसीएफ है उसको किस रूप में दर्शाया गया है, 18m-117 के रूप में। 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। तो कह रहा है इस यम की वैल्यू कितनी होगी। अभी हम लोग क्वेश्चन लगाए हैं इस तरह का, क्या करेंगे, 18 और 117 का एचसीएफ यानी मासा निकाल लेंगे। जो आएगा वो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वहां से पक्षांतर करके हम यम का मान निकाल लेंगे। साथ ही साथ इसमें कह रहा है 18 और 117 का एलसीएम भी निकालना है। तो चाहे आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा चाहे सूत्र का यूज करके। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम 18 और 117 का एचसीएफ निकालते हैं। 6 बार जाएगा, 18 से 108, 9, 18, 9 दूनी 18, यानी यहाँ से एचसीएफ जो आ गया कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब हम लोग ये लिख देंगे एचसीएफ 18 117 बराबर 18m-117। तो एचसीएफ 18 117 का कितना आ रहा है, 9। यहाँ लिख देंगे 9 18m-117। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 117 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 117 और ये हो गया 18m। हमको यम की वैल्यू निकालनी, यम को एक तरफ की बाकी सब को एक तरफ की। ये कितना हो गया 126, ये हो गया 18m। यहाँ से यम की वैल्यू हो जाएगी 126/18, 18 7 126, यानी यम की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। अब आपसे कह रहा है 18 और 117 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो 18 और 117 का एलसीएम निकालना है, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए या फार्मूले से लगा लीजिए।
देखिए 7 1 8 1 9, ये 3 से विभाजित, ये भी 3 से विभाजित, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 27 3 9 27, 3 1 9 3, 13 3 39, 13 से 1 जुड़े। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, ये हो गया 2 3 6, 13 3 39, 6 9 4 से 5, 18 5 23। तो इसका देखिए यम की वैल्यू आ गई 7 और एलसीएम आ गया कितना 234। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए दर्शाइए कि 6 की घात n क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए दर्शाना है कि अगर 6 की घात n हो तो क्या इसके इकाई के अंक पे 0 आएगा। ये हमको दिखाना है कि क्या 6 की घात n का इकाई का अंक 0 होगा जबकि n कोई प्राकृतिक संख्या हो। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, n प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, तो अगर हम इसको रखते जाएं 6 की घात 1 रखेंगे 6 आ जाएगा, 6 की घात 2 रखेंगे 36 आ जाएगा, 6 की घात 3 रखेंगे 216 आ जाएगा, 6 की घात 4 रखेंगे 100। तो इसमें जो भी करते जाएंगे हम इकाई के अंक पे क्या पाते जाएंगे 6 से पाए। एक तो एक जनरल तरीका होगा। लेकिन अगर हमको दर्शाना है कि 6 की घात n के इकाई के अंक पे 0 होगा कि नहीं होगा, हम 6 का क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। आपको पता है 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3, 2 की घात 3, 2 गुणे 3 घाते n हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात n गुणे 3 की घात n। अब आपको पता है कि इकाई के अंक पे 0 होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए, क्योंकि आप पास ऐसी कोई संख्या नहीं है अगर 2 के ऊपर उसकी घात लगाएं तो इकाई का अंक 0 हो। क्योंकि आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, 2 की घात 1 रखेंगे 2, 2 की घात 1 रखेंगे 2, 2 की घात 2 पे 4, 2 की घात 3 पे 8, 2 की घात 4 पे 16, 2 की घात 5 पे 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128। कहीं भी इसमें 0 की नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से अगर आप 3 पे रखते हैं तो 3 की घात n के लिए 1 रखते हैं 3 आ जाएगा, 2 रखते हैं 9 आ जाएगा, 3 रखते हैं 27 आ जाएगा, 4 रखते हैं 81 आ जाएगा, 5 रखते हैं 243 आ जाएगा। तो इसमें कहीं भी 0 आने की संभावनाएं नहीं है। अतः हम कह सकते हैं ऐसी कोई संख्या नहीं है जो n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n सदैव इकाई का अंक उसका क्या हो 0 हो। समझ में आया। क्वेश्चन में कह रहा है क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n का इकाई का अंक सदैव 0 होगा। तो हमने आपको पहले डायरेक्ट बताया कि आप n की जगह प्राकृतिक संख्या कह रहा आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। जब आप रखेंगे यहाँ पे तो आप 5 6 मान रखते हैं, चेक कर लिए यहाँ पे कहीं भी 0 नहीं आएगा। लेकिन इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का, अभाज्य गुणनखंड में है क्या, तो हम इसको ज्ञात किए जब 6 का अभाज्य गुणनखंड तो देखे कि 2 गुणे 3, इसके अलावा और कोई इसका अभाज्य गुणनखंड है नहीं। अब इसको हम ये जो होल नंबर पे घात लगी है इसको हम अलग अलग घात लगा दिए। 2 गुणे 3 की घात संपूर्ण घात n थी, अब इसको हमने 2 की घात n गुणे 3 की घात n कर लिए। अब आपको पता है ये हमने देखा रखा, फिर n का मान प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 के लिए कहीं 0 नहीं आ रहा, 3 पे भी कहीं 0 नहीं आ रहा। आता है ऐसी कोई संख्या नहीं है n बराबर, n प्राकृतिक संख्या के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 की घात n सदैव 0 कर दे। तो हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे, आता है ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है जो 6 की घात n के इकाई के अंक को सदैव 0 कर दे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये आपको सिद्ध करना है कि ये संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी सभी संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी
अन्य संख्या से भी विभाजित क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। और ऐसी संख्याएं जो एक से कटें और स्वयं से कटें वे अभाज्य संख्या है। तो हमको व्याख्या करना है कि ये संख्या और ये संख्या दोनों संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। तो कुछ नहीं देखते हैं, अगर हम इसको ले लेते हैं पहले को 7 × 11 × 13 + 13, अगर इस पे लेते हैं तो देखिए 13 दोनों जगह हम कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 7 × 11 + 1 हो जाएगा, 13 यहाँ से निकल आया, यहाँ 13 कॉमन हो गया। या आप यहाँ 7 × 11 × 1 कर सकते हैं। 7 × 11 13 निकल गया, 1 बचा, यहाँ 13 निकल गया, 1 बचा। अब ये हो गया 13 11 × 77 + 1, ये हो गया 13 × 78। अब आप देखिए 78 ऑलरेडी एक भाज्य संख्या है और ये 13 हमारी अभाज्य संख्या है। और इस भाज्य अभाज्य का जब गुणा कर देंगे तो ऑलरेडी एक भाज्य संख्या आएगी। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप 13 × 78 सॉल्व कर लीजिए। ये गुणा करने को हमारा आ गया 1014। अब देखिए ये 1 से डिवाइड हो जाएगी, 1014 से डिवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ इकाई के अंक पे 4 है, यानी ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अंकों का योग 4 1 5 1 6 है, यानी ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसके स्वयं और 1 के अलावा और भी ऐसी संख्याएं जिससे विभाजित हो जा रही है। अतः हम कह सकते हैं कि 7 × 11 × 13 + 3 क्या 13 हमारी कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अतः ये जो हमारी संख्या होगी ये कैसी संख्या होगी, भाज्य होगी। अगले वाले को चेक करते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए सबको गुणा करते जाते हैं। ये हो गया 7 × 42, ये हो गया 5 × 20, ये हो गया 3 दूनी 6। अब ये हो गया 42 दूना 84, ये 840 × 6 + 5। इन दोनों को गुणा किया 840 हो गया, ये गुणे 6 + 5। अब इसका फिर से गुणा करते थे 6 0 0, 6 4 24 की 4 हाथ से 2, 6 48 2 50, 5040 + 5, ये आ गया 5045। अब इसको चेक करते हैं। 1 से कटेगी, 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं, स्वयं से भी सभी संख्याएं, यानी 1 और स्वयं से कट रही है। अब चेक करते हैं क्या ऐसी कोई तीसरी संख्या है जिससे यह संख्या डिवाइड होती है। अगर ये तीसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से डिवाइड हो गई तो ये भाज्य संख्या मानी जाएगी। तो सबसे पहला नंबर तो आपको यही दिख रहा है कि इकाई के अंक पे क्या है, 5 है। और अगर इकाई के अंक पे 5 है तो वह संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। तो 1 से कटी, स्वयं से कटी, साथ ही साथ 5 से भी विभाजित हो रहा है। ऐसी और भी संख्याएं हैं जो जिससे ये डिवाइड होगी, लेकिन हमको ये केवल ये चेक करना है कि क्या ये भाज्य है अभाज्य है। उसके लिए एक है कि हम 1 और स्वयं के अतिरिक्त अगर किसी भी एक संख्या से डिवाइड हुई तो ये भाज्य की श्रेणी में आ जाएगी। अच्छा, यह भी संख्या हमारी क्या हो गई, भाज्य हो गई। तो इस तरीके से आपको व्याख्या कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय के बाद वे दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान यानी जहां से शुरू किए थे उसी स्थान पर यानी पुनः एक साथ फिर से कब होंगे। खेल का मैदान है वृत्ताकार का। सोनिया अगर उसका चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं। रवि अगर उस खेल के मैदान का चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन में कराएगा अगर ये मान लिया जाए कि दोनों एक ही जगह से चलें और एक ही दिशा में चले तो कितने समय के बाद दोनों सेम स्थान पर फिर से पहुंच जाएंगे, यानी पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने यात्रा शुरू किया था। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमको कम से कम समय निकालना है कि कितने कम से कम समय में उन लोग फिर से एक साथ मिल जाएंगे। इसलिए इसमें हम इस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, दिए हुए संख्याओं का लासा निकालते हैं। आप प्रारंभिक कक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मंदिर की घंटी बजने का। जैसे कि किसी मंदिर में 3 घंटियां हैं, अगर वो 10 मिनट 12 मिनट 14 मिनट के अंतराल पर बजती हैं
तो कहता है अगर वो मान लीजिए 9:30 बजे एक साथ बजी थी तो कितने समय के बाद पुनः एक साथ तीनों घंटियाँ बजेंगी। बल्कि अंतराल उसमें 10 मिनट, 12 मिनट, 14, पहली घंटी 10 मिनट के अंतराल पे, फिर दूसरी 12 मिनट के, तीसरी 14 मिनट के अंतराल पे बजती है। और कहा मान लीजिए अगर 9:30 बजे तीनों घंटियाँ एक साथ बजी थी, मान लीजिए कि तीनों घंटियाँ 9:30 बजे एक साथ बजी थी, तो कितने समय के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो कम से कम समय के लिए हम, क्योंकि मैक्सिमम टाइम नहीं निकालते हैं, जब सबसे पहले कब हो जाएगा, कम से कम टाइम के लिए इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, सबका लासा निकाल लेते हैं। फिर 9:30 बजे बजी थी तो 9:30 के बाद उसमें जोड़ देते थे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन किए हैं। ऐसे यहाँ पे है कि एक को 18 मिनट लगते हैं, एक को 12 मिनट लगते हैं, दोनों सेम स्थान से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कह रहा कितने समय के बाद दोनों पुनः अपने उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। इस कंडीशन में हम लोग दी हुई संख्याओं का लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, इसमें देखिए एक को 18 मिनट लगता है, एक को 12 मिनट लगता है, दोनों का एलसीएम निकाल डालिए। अब चूंकि ये जो समय हमने लिया 18 और 12 ये मिनट में है, अर्थात ये जो आएगा एलसीएम वो भी मिनट में आएगा। 2 दूनी 4 3 बात ये 36, अर्थात हम कह सकते हैं कि 36 मिनट के बाद अगर कोई समय दिया होता तो उस समय में इसको हम जोड़ देते, क्योंकि जब से चले हैं उससे 36 मिनट के बाद हम लोग पुनः मिलते। तो चूंकि इसमें कहीं टाइम नहीं दिया है, बस यही कहा है कि एक साथ अगर एक दिशा में चल रहे हैं तो कितने समय के बाद वो पुनः उसी स्थान पर पहुंचेंगे। तो 36 मिनट के बाद हम लोग लिख लेंगे अतः वे दोनों 36 मिनट के बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर ये कह देता मान लीजिए वो 10 बजे चले थे तो कितने बजे फिर से पुनः मिलेंगे, तो 36 मिनट पे उनका क्या हो रहा है, डायरेक्शन सेम हो रहा है, पोजीशन सेम हो रही है। तो 10 बजे चले थे एक बार, 36 मिनट के बाद तो 10:36 मिनट, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया था, इसलिए हम केवल यही निकालेंगे कि कितने मिनट के बाद वो लोग मिलेंगे। तो 36 मिनट के बाद वो लोग पुनः मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फिर कह रहा है दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। आकृति कुछ इस तरह से है। ये देखिए अभी इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपसे बस सीधा सीधा एक कंसेप्ट बताया था कि जो इसकी नोक पर होगी डिजिट वो किसके बराबर होगी, अपने दोनों किनारों के गुणनफल के बराबर होगी। अब जैसे हमको x और y का मान निकालना है, देखिए y का मान अगर हमको निकालना है तो y किसके किसके किनारों पर है, 5 और 13, यानी 13 और 5 इसके दो किनारे हैं, दोनों संयुक्त होकर के y का निर्माण कर रहे हैं। तो जहां इसकी नोक होगी ये वाली संख्या बराबर होगी अपने दोनों किनारों के गुणनफल के, यानी y बराबर हो गया 5 × 13, यानी y बराबर हो गया 65। ठीक, अब x ये जो कोना है x, इस x पे कौन कौन है, इसके किनारों पर 3 और 195, यानी जो x की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 3 × 195 हो गया, 3 × 5 = 15, 3 और 27 से 28, 3 × 3 2 5, यानी y का मान हो जाएगा 65 और x का मान हो जाएगा 585। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 11, 7 × 13 × 11 + 11 व भाज्य संख्याएं। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा डिजिट चेंज है बस।
इसको आपको दिखाना कि ये संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्या करेंगे, हम इसका गुणा करके देखेंगे कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। देखते हैं यहाँ पे अगर इसको लेते हैं तो 11 कॉमन कर देते हैं, 7 गुणे 13 गुणे 1 प्लस 1, ये हो गया 11, 13 से 91 प्लस 1, 11 गुणे 92, गुणा कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 2 हासिल 2, 11 99 2 101, 1012। अब ये 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इकाई के अंक पे 2 है, यानी ये 2 से भी विभाज्य होगा। इकाई के 2 अंकों का, इकाई के अगर 2 अंकों को लेने के बाद ये संख्या 12 बन रही, जो कि 4 से विभाजित हो जाएगी, यानी ये संख्या 4 से भी विभाजित होगी, यानी ये एक और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से विभाजित हो रही है। अतः ये जो संख्या है वो क्या है, भाज्य है। इसको चेक करते हैं। ये हो गया हमारा सक्षम 42, ये हो गया 5 चौक 20, ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 3, ये हो गया 840, ये हो गया 6, ये हो गया 3। अब ये हो गया हमारा 5043, 5043 1 से कटेगी, अब ये 5043 आ गया। अब ये 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। अब चेक करना है क्या है, कोई तीसरी संख्या से कट रहा है, तो चेक करते देखिए, 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से चेक करते हैं तो 4 3 7 5 12, तो ये आया 4 3 7 5 12, अंकों का योग 3 से विभाज्य है, यानी ये संख्या किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य, यानी 1 से कटी, स्वयं से कटी, 3 से कट गई, अर्थात ये भी संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य हो गई। अब और किसी अंक से कट जाएगी, लेकिन अब हमारी जो शर्त थी वो टूट गई, अभाज्य और भाज्य की जो शर्त थी। अगर एक और स्वयं से केवल भाज्य डिवाइड होती तब ये हमारी अभाज्य थी, तीसरी संख्या से भी कट गई, इसलिए अब ये भाज्य संख्या, यानी ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, हमारी भाज्य संख्याएं हो गई। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन करा 14 नंबर में कि दी गई आकृति से x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग x और y का मान निकालते आए, अब इसमें करा x, y और z का मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आपको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप जैसे अब आपको x का मान निकालना होगा तो x किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणे 33 81। y का मान अगर निकालना तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 161। लेकिन थोड़ा z का अगर आपको मान निकालना होगा, z किसी के कोने पर नहीं है, z किनारों पर है, तो यहाँ से हम z का मान आपको बता दे रहे हैं कैसे निकालना है। ये देखिए, ये जो z और 7 का गुणा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 161। भाई इन दोनों के कोने पर कौन है, 161, यानी 161 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 7 और z के। अब यहाँ से आप z का मान निकाल लीजिए, 161/7, 7 दूनी 14, 2 7 यानी z का मान कितना आ गया, 23 आ गया। अब आपको अगर y का मान निकालना है तो y का क्या हो जाएगा, 7 गुणे 161, 7 का 49, 7 42, 2 हासिल 4, 7 का 7 4 ये। अगर आपको x का मान निकालना है तो x देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3581, ये हो गया 2 का 9 2 8 16 2 3 6 7 2 3 6। ये रही हमारी x, y और z की वैल्यू। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1B भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1C पढ़ेंगे।